Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 5 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले पॉलिटी में हम देखेंगे नए एयरक्राफ्ट बिल को। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा टॉपिक होगा हाथरस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा जो सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है उसके बारे में। क्रिमिनल लॉ में हम जानेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को इन दी लाइट ऑफ दिल्ली राइट्स केस। एंड लास्टली सिविल लॉज में हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को देखेंगे जहां पर दिल्ली में स्थित झुग्गी झोपड़ियों को डिमोलिश करने का ऑर्डर किया गया था। हाल ही में एयरक्राफ्ट बिल को पास किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस टू डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये बिल 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट को अमेंड करने के लिए है और साथ ही साथ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के रोल को एक्सपैंड करने के लिए है। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो ये एक सेफ्टी रेगुलेटर है जो कि अभी तक 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगा सकता था। हाउएवर आफ्टर द अमेंडमेंट डीजीसीए के पास पावर होगी टू इम्पोज अ पेनल्टी अप टिल ₹1 करोड़। इसके अलावा डीजीसीए के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया है उसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रिव्यू कर सकेगी। साथ ही साथ अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के द्वारा भी यदि कोई ऑर्डर पास हुआ है तो मिनिस्ट्री उसको रिव्यू कर सकेगी और ये दोनों ही ऑफिसेस मिनिस्ट्री के उन ऑर्डर्स के द्वारा बाउंड होंगे जिसमें मिनिस्ट्री ने ऐसे ऑर्डर को रेसेंड या फिर मॉडिफाई करने के लिए कहा है। अब एयरक्राफ्ट एक्ट की बात करें तो ये वेरियस फैसेट्स ऑफ एयरक्राफ्ट को देखता है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज, ऑपरेशन, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो इस एक्ट में दिए गए हैं। साथ ही साथ स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किए गए हैं उनको भी 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट में इंक्लूड किया गया है। सवाल ये बनता है कि अब सरकार एयरक्राफ्ट एक्ट को क्यों अमेंड कर रही है। तो देखिए, भारत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और यूएसए का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के पीरियोडिक ऑडिट्स से बाउंड है। मतलब कि भारत में जो भी ऑपरेशंस सिविल एविएशन से जुड़े हुए हैं उनके ऑडिट या फिर हम कहें रिव्यू इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिट प्रोग्राम कंडक्ट करती है उनका नाम आप याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम और यूनिवर्सल सिक्योरिटी ऑडिट प्रोग्राम। और ये ऑडिट्स उन कंट्रीज में किए जाते हैं जो कि शिकागो कन्वेंशन की सिग्नेटरीज हैं, तो इस कन्वेंशन को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम चलाता है जिसके तहत वो उन सारी कंट्रीज की ऑडिट करता है जो कि यूएसए में ऑपरेट करती हैं। अब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल 2012 और 15 में ऑडिट्स कैरी आउट किए गए थे जिसमें इंटरनेशनल रेगुलेटर के द्वारा एयरक्राफ्ट एक्ट में अमेंडमेंट की बात की गई थी फॉर गिविंग प्रॉपर रिकॉग्निशन टू इट्स रेगुलेटर्स। साथ ही साथ पनिशमेंट का क्वांटम बढ़ाने के लिए भी कहा गया था। इसके अलावा डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को एम्पावर करने की भी बात हुई थी। और देखिए, बदलते माहौल के साथ एयर नेविगेशन सर्विसेज में भी रूल मेकिंग प्रपोज की गई थी अंडर सेक्शन 5 ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट। अब हाथरस में हुई बर्बरता के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और फिलहाल इनका पहला ऑर्डर आया है जिसमें यह कहा गया है कि इस केस को इन री राइट टू डिसेंट एंड डिग्निफाइड लास्ट राइट्स ऑब्लिक क्रीमेशन के नाम से रजिस्टर किया जाएगा। ये संज्ञान कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने लिया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कोर्ट ने इसको एज अ सो मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुनने का फैसला किया है। अब देखिए, ज्यादातर फैक्ट्स तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, हाउएवर कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लीजिए। पहली बात तो जो विक्टिम थी वो सिर्फ 19 इयर्स की थी और अक्यूज्ड ने उसके साथ
इतना ज्यादा वायलेंस किया कि कई जगह पर उसे फ्रैक्चर्स आ गए और साथ ही साथ उसकी जबान भी काट दी गई इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हर फ्रॉम रिपोर्टिंग द इंसिडेंट। घटना के बाद 2 हफ्ते तक विक्टिम एडमिट रही एंड अल्टीमेटली 29 सितंबर को विक्टिम की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर पुलिस की भूमिका पे भी सवाल उठे हैं क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती विक्टिम का क्रीमेशन करा दिया। अब देखिए, ऐसे केसेस में विक्टिम की बॉडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एविडेंस होती है इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर लगता है कि यहाँ पर एविडेंसेस मिटाने की भी कोशिश हुई है और इन्हीं सब चीजों को देखकर कोर्ट ने कहा कि ये मैटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस का है क्योंकि यहाँ पे स्टेट अथॉरिटीज के हाई हैंडेडनेस के एलिगेशंस हैं which resulted in violation of basic human and fundamental rights। अब देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने कुछ केसेस को साइट किया है। इसमें सबसे पहले है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1995 का जजमेंट परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में बात हुई थी और यहाँ पर कोर्ट ने एक्सप्रेसली कहा था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू डिग्निटी एंड फेयर ट्रीटमेंट न ही सिर्फ जीवित व्यक्ति के लिए है बल्कि उसकी बॉडी के लिए भी है आफ्टर हिज डेथ। इसके अलावा कोर्ट ने अपने खुद के जजमेंट रामजी सिंह एलियास मुजीब भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को साइट किया, जहां पे ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत दी गई जो राइट है वो डेड पर्सन के लिए भी एक्सटेंड होती है और जैसे किसी भी लिविंग पर्सन को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, वैसे ही किसी डेड पर्सन की बॉडी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किए जाने का अधिकार है इन रिलेशन टू हिज ट्रेडिशन, कल्चर एंड रिलीजन। तो यहाँ पे सिर्फ कॉर्प्स की बात नहीं है बल्कि विक्टिम और उसकी फैमिली को उनके ट्रेडिशन, कल्चर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस से भी दूर रखा गया, विच इज वायलेटिव ऑफ राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। इसके अलावा प्रेजेंट केस में कोर्ट ने मीडिया हाउसेस के लिए भी डायरेक्शंस जारी करते हुए कहा कि ये लोग वो सारे रेलिवेंट मटेरियल और कंटेंट कोर्ट के पास भेजें जिनके बेसिस पे उन्होंने न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टिंग की थी ताकि कोर्ट को न्याय इंश्योर करने में असिस्टेंस मिल सके। अब देखिए, ये पहली हियरिंग थी। हाउएवर, यहाँ पर कोर्ट ने 3 इश्यूज ड्राफ्ट किए हैं फॉर सब्सिक्वेंट हियरिंग्स। पहला तो क्या विक्टिम और उसकी फैमिली के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। सेकेंडली, क्या स्टेट अथॉरिटीज के द्वारा ऑपरेसिव एक्शन लिया गया है और अगर ऐसा किया गया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी और स्टर्न एक्शन लिया जाएगा उन सारे लोगों के खिलाफ जो कि इसमें शामिल थे। अब देखिए, यहाँ पर जो विक्टिम थी वो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को बिलोंग करती थी और इसीलिए यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि क्या विक्टिम और उसकी फैमिली के इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस की वजह से उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से डिप्राइव किया गया है। अब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग 12 अक्टूबर को होगी और जैसे जैसे इस केस में अपडेट्स आएंगे वैसे वैसे हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट काफी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि हाल ही में जेएनयू के सो कॉल्ड स्टूडेंट उमर खालिद को 10 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है और इनके ऊपर इस एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज हुआ है क्योंकि ये दिल्ली में हुए राइट्स की कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। अब देखिए, इनिशियली इनके ऊपर आईपीसी के सेक्शन 302 यानी कि मर्डर, सेक्शन 153A यानी कि प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और सेक्शन 124A यानी कि सेडिशन के तहत चार्जेस लगाए गए थे। हाउएवर, बाद में इनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 13, 16, 17 और 18 भी चार्ज किए गए क्योंकि पुलिस के हिसाब से इन्होंने दिल्ली राइट्स को प्री प्लान किया था और साथ ही साथ प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी थी फॉर स्प्रेडिंग दी प्रोपेगेंडा कि भारत में माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है और ये सारी चीजें इनके द्वारा यूएस प्रेसिडेंट की विजिट के समय पर करी गई थी। पुलिस ने इनके पास से व्हाट्सएप चैट्स बरामद किए हैं और साथ ही साथ विटनेसेस के भी स्टेटमेंट्स हैं इन एडिशन टू एविडेंस ऑफ रिसीप्ट ऑफ फंड्स, यानी कि पैसे लेके इन्होंने ये सारे काम किए थे। अब देखिए, सबसे पहले यूएपीए के कुछ बेसिक्स को हम समझ लेते हैं। ये एक एंटी टेरर लॉ है जिसके तहत इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस को प्रिवेंट करा जाता है फ्रॉम डूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज और इसको इनिशियली 1967 में पास किया गया था और इसी एक्ट के बेसिस पर 2 और एक्ट बनाए गए थे, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, जिसको कि शॉर्ट में हम टाडा कहते हैं,
और सेकेंडली प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कोटा। अब इस एक्ट में लास्ट अमेंडमेंट 2019 में हुआ था, जिसके तहत अब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है। इसके अलावा यूएपीए के केसेस स्पेशल कोर्ट्स में ट्राई किए जाते हैं। अब देखिए डेफिनेशंस की बात करें तो इस एक्ट के अंतर्गत अनलॉफुल एक्टिविटीज का अर्थ होता है कि ऐसा कोई एक्शन करना जिससे ये पता चले कि आप भारत के किसी पार्ट को भारत से अलग करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आप भारत की संप्रभुता को क्वेश्चन करते हैं या फिर उसके खिलाफ काम करते हैं तो भी वो अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा। इसके अलावा भारत के खिलाफ आप डिसअफेक्शन नहीं दिखा सकते। इस एक्ट में टेररिस्ट एक्ट को भी डिफाइन किया गया है और इसमें वो सारे एक्ट्स आते हैं जो कि भारत की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी या फिर सोवरेनिटी को खतरा पहुंचाने के लिए हों, या फिर ऐसा करने में आप किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं या फिर इंजर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केसेस ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट्स, तो भी आपको इस एक्ट के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। बात करें कस्टडी की तो इस एक्ट के अंतर्गत एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती, यानी कि गिरफ्तार किए बिना आप अगर चाहें कि आपको बेल मिल जाए तो वो इस एक्ट के केसेस में नहीं हो सकता। इसके अलावा इस एक्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी लंबा समय दिया गया है, 90 डेज का, जिसको कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिक्वेस्ट पे 180 डेज किया जा सकता है। अब नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में पुलिस को 15 दिन की कस्टडी मिल सकती है। हाउएवर इन केसेस ऑफ यूएपीए पुलिस को 30 दिन तक की कस्टडी दी जा सकती है। अब हम कुछ की प्रोविजंस को देख लेते हैं और साथ ही साथ उनमें क्या सजा है ये भी देखते हैं। इसमें सबसे पहले है सेक्शन 13, जिसमें पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज दिया गया है और प्रेजेंट केस में भी इस सेक्शन को इन्वोक किया गया है और इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। सेक्शन 16 में पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट स्पेसिफाई करता है डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज इट्स पनिशमेंट, जबकि सेक्शन 17 बात करता है पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स की। इसके अलावा सेक्शन 18 में टेररिस्ट एक्ट की कॉन्स्पिरेसी से डील किया गया है। हाल ही में 31 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 48,000 झुग्गीज के डिमोलिशन का ऑर्डर किया था, जो कि 140 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स के अगल बगल हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि कोई भी कोर्ट इस मैटर में स्टे ग्रांट नहीं कर सकती। और उसी के बाद से दिल्ली गवर्नमेंट और नॉर्दर्न रेलवे इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के तरीके सोच रही हैं। अब हर मैटर की तरह यहाँ पर भी दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि ये डायरेक्शन इलीगल है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट के सामने ये सबमिट किया है कि डिमोलिशन तब तक नहीं हो सकता जब तक रिहैबिलिटेशन का प्लान ना हो, और इसीलिए मैटर को 4 हफ्तों के लिए एडजर्न कर दिया गया था। ये एक 1985 की रिट पिटीशन थी फाइल्ड बाय MC मेहता रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। अब एयर पोल्यूशन के मुद्दे से ये इलीगल इंक्रोचमेंट पे इसलिए आ गया क्योंकि रेलवे ट्रैक्स के किनारे गार्बेज डंप किया जा रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एनवायरमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, और साथ ही साथ नॉर्दर्न रेलवे और दिल्ली का सिविक एडमिनिस्ट्रेशन इस केस में पार्टी बनाए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि रेलवे क्रॉसिंग्स के पास सेफ्टी जोन्स में जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है उसको 3 महीने के अंदर अंदर हटा देना होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्यों कहा कि जब तक रिहैबिलिटेशन का प्लान सामने नहीं आ जाता तब तक ऐसे इंक्रोचमेंट्स को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए दिल्ली में एक एक्ट है, दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकेंड एक्ट 2011, जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डिमोलिशन विदाउट रिहैबिलिटेशन। इसके अलावा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड एक्ट 2010 के तहत झुग्गी झोपड़ी रिहैबिलिटेशन एंड रिलोकेशन पॉलिसी नोटिफाई की गई थी इन द ईयर 2017। अब यहाँ पर हमें शकूर बस्ती वाला जजमेंट भी देख लेना चाहिए। 2015 में कांग्रेस लीडर अजय माकन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस दायर किया था शकूर बस्ती रेलवे ट्रैक पे स्थित 1000 झुग्गीज के डिमोलिशन के खिलाफ। इसके ऊपर मार्च 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें ये कहा गया कि अगर झुग्गी में रहने वाले लोग रिहैबिलिटेशन के लिए एलिजिबल हैं तो उनको इलीगल इंक्रोचर्स की तरह नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि राइट टू हाउसिंग सिर्फ शेल्टर नहीं इंक्लूड करती, बल्कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड, हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा था
कि एविक्शन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि रिहैबिलिटेशन के लिए सर्वे न कंडक्ट किया जाए। यहाँ पर कोर्ट ने सुदामा सिंह के केस को भी साइड करते हुए कहा कि झुग्गी झोपड़ी के जो भी ड्वेलर्स हैं उनको नैरोली व्यू नहीं किया जा सकता और उनके राइट टू एडेक्वेट हाउसिंग को भी एक्नॉलेज करना होगा। तो ये था हमारा एनालिसिस 5 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।